जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश में सलाम इंडिया में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे समाज सेवी, एक राजनीतिज्ञ और जरूरतमंदों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हेमेंद्र गोस्वामी से। हेमेंद्र गोस्वामी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, साथ ही सर्व कबीर पंथ समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हेमेंद्र गोस्वामी बेहद सक्रिय हैं और हमेशा सेवा भाव के साथ साथ समाज सेवा का धर्म निभाते हैं। जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से ही हेमेंद्र गोस्वामी मुंगेली जिले में जरूरतमंदों को सूखा राशन, फल, सब्जियां, कोरोना से संक्रमित होने पर जरूरत पड़ने वाली दवाइयां मुहैया करवा रहे हैं। पिछले साल कोरोना काल में हेमेंद्र गोस्वामी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 50,000 रुपए भी जमा कराए। वहीं मुंगेली जिला अस्पताल को भी इन्होंने ऑक्सीजन के 20 जंबो सिलेंडर दिए। हेमेंद्र गोस्वामी मुंगेली के लिए, मुंगेली जिले के लिए, लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले वो इंसान हैं जो लोगों के लिए मदद करते हैं और बड़ा सेवा भाव इनके अंदर है और समाज में भी वो सेवा भाव का लगातार विस्तार कर रहे हैं। और हमारे साथ अब खुद हेमेंद्र गोस्वामी जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हेमेंद्र गोस्वामी के अंदर जो जज्बा है ये हर किसी में नहीं होता है और हेमेंद्र गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेमेंद्र गोस्वामी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद। हेमेंद्र जी, कई सारे लोग हैं, हमने देखा कुछ आपके जैसे भी हैं, कुछ उनके जैसे भी हैं जो इस कोरोना में अवसर ढूंढते हैं अपनी तिजोरी भरने के लिए। कुछ आपके जैसे हैं जो कोरोना की इस महामारी के दौरान सब कुछ समाज के लिए करते हैं। हर व्यक्ति अपना और अपनों की सुरक्षा को लेकर इस दौरान चिंतित भी रहा। आपने इस दौरान प्रत्येक जरूरतमंद की मदद का प्रयास किया। ये जज्बा ये हर किसी में नहीं पाया जाता, लेकिन आप में है। कैसे आया जज्बा, कैसे आपको हिम्मत मिली कि ऐसा काम किया जाए? सबसे पहले मैं आपके जी टीवी की इस कार्यक्रम जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत बधाई के पात्र है कि जो लोग समाज सेवा में आगे आते हैं उनको आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं और मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी सर। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, कबीरपंथ समाज में दो ही बातों को प्रमुखता से महत्व दिया गया है। पहला बात है उसमें कि लोग भूखा न रहे और उसमें कबीर साहब ने शुरू से ही कहा है कि कबीरा इतना दीजिए जामे कुटो समाए और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसी बात को चिंतार होकर के हम लोग जो कबीरपंथ समाज से जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो लोगों ने एक बात शुरू से ही ठान रखा है कि यहाँ पर जो पृथ्वी लोक में जितने भी लोग आए हैं वो सारे जीव, मनुष्य जितने भी हैं वो हमारे अपने आत्मा से जुड़े हुए हैं, अपने परमात्मा से जुड़े हुए हैं और हम लोग आपस में किसी न किसी रूप में एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं। तो इसी कड़ी में मुझे लगा कि जिस समाज से मैं जुड़ा हूँ तो समाज के जो हमारे पंच श्री प्रकाश राम साहब जो हम सबके आराध्य हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में ही जब कोरोना काल आया तो एक समाज के धर्म गुरु होने के नाते उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख और प्रधानमंत्री सहायता कोष में उन्होंने 5 लाख रुपए सहयोग किए। तो जब हम लोग अपने से बड़ों को, अपने समाज के लोगों को, अपने आराध्य को जब देखते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से वहां प्रेरणा मिलती है कि एक धर्म गुरु उनको क्या आवश्यकता है, वो तो गद्दी में बैठे हुए हैं, हम तो कहीं ना कहीं से राजनीति से भी जुड़े हैं, एक लाभ ले सकते हैं। पर ऐसे लोग जब धर्म गुरु सहयोग कर सकते हैं तो हम उनके अनुयायी होकर के अगर सहयोग कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से कोरोना काल आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग लगातार जुड़े हुए, क्योंकि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव भी हूँ, तो निश्चित तौर पर मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनका स्पष्ट निर्देश है कि आपके आसपास में आप सैकड़ों मील की दूरी को सफर करने के लिए एक कदम चलना होता है और एक कदम से हम सैकड़ों मील की दूरी को, सफर को हम करते हैं। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई समाज का एक व्यक्ति आएगा, वही ही लोगों के दुख दर्द को समझेगा, तो उसको देख करके दूसरा और तीसरा और मैं चला और कारवां बनता चला गया, ऐसी स्थिति बनेगी। तो निश्चित तौर पे उनका जो निर्देशन था कि लोग गरीब भूखा ना मरे, लोग प्यासे ना रहे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा आप लोग उपलब्ध कराए, ऐसा भी उसका निर्देशन प्राप्त होता रहा और उन्हीं से मैं प्रेरित होकर के एक धर्म, दूसरी राजनीति और दोनों के मुखिया जो है हम को जो प्रेरित किए, उससे मैं निश्चित तौर पे उनसे प्रेरणा लिया और प्रेरणा लेने के बाद जो मुझे आत्मबल बढ़ा, मैं कहीं ना कहीं सोचा कि अगर
ऐसी स्थिति है तो हमको सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सहयोग करना चाहिए, और आप जो सहयोग कर रहे हैं उसकी तारीफ भी हो रही है, लोगों को उससे लाभ मिल रहा है, और इस जरूरत के समय में आप जो काम कर रहे हैं ये बड़ी तारीफ भी है इसकी, और लोगों को इसकी जरूरत भी है। लेकिन हेमेंद्र गोस्वामी जी, कोरोना की इस दूसरी लहर ने कई मासूम के माता पिता दोनों कोरोना की महामारी में मृत्यु के काल में समा गए हैं, और उन बच्चों के लिए भी कुछ सोचना होगा, उनके भविष्य को लेकर भी कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा। तो ऐसी कोई योजना है आपके भविष्य के लिए कि उन अनाथ हुए बच्चों के बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए? निश्चित तौर पे आप देखे होंगे कोरोना का वैश्विक महामारी जो है वो पूरे देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, जिले में नहीं, तो पूरे ऑल वर्ल्ड में ये महामारी जो फैला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं से कोई बच्चे उसके जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये सैकड़ों वर्ष के बाद में ऐसी महामारी आई है, तो हम लोगों ने ये ठान के रखा है, समाज के लोगों ने भी आपस में हम लोग सभी इकट्ठा हुए और ये ठान लिया है कि जो बच्चे के माँ बाप जो हैं इस कोरोना के उसमें आकर के जो गुजर गए हैं, जो मृत्यु के दर में समा गए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए निश्चित तौर पे सरकार से भी अपील करूंगा, मैं समाज से भी अपील करूंगा कि वो लोग उनके मदद के लिए करें, और जितना हो सके मैं लोगों को जागरूकता फैलाने का कोशिश करूंगा कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, और निश्चित तौर पे हमारे समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, बच्चे कहीं से इसके जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बच्चों की क्या गलती, उनके भविष्य को संवारना हर समाज का महत्वपूर्ण रोल भी होता है और जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन हेमेंद्र गोस्वामी जी, अब तीसरी वेव की भी चिंता है, सरकार लगातार इसको लेकर सचेत कर रही है और लोगों के बीच में एक खबर भी सामने आ रही है, हम भी लगातार बता रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है और बच्चों पर इसका प्रभाव भी पड़ सकता है और दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आप क्या अपील करना चाहेंगे तीसरी लहर को लेकर? दूसरी लहर, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दूसरी लहर आई, पहला लहर हम लोगों ने पहले से ही दूसरे देशों से एक जानकारी हुई कि पहला लहर कोरोना का आया है, और निश्चित तौर पे हम लोग थोड़ी सी तैयारी उसमें करने का एक अवसर मिला और हम लोग तैयार भी हुए, और अचानक लॉकडाउन हुआ, देश का पहला ऐसी स्थिति बनी जिसमें लॉकडाउन के चलते। जी, हेमेंद्र गोस्वामी से आवाज मिल पा रही है आपको गोस्वामी जी? जी आवाज आ रही है, पूरा करिए, कंप्लीट करिए सर। जी, कोरोना का पहला लहर तो हमको एक अवसर दिया समझने का, और दूसरा लहर को हम लोगों ने अपनी लापरवाही की वजह से कहा जा सकता है, या हम लोगों ने उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया, समाज के लोग नहीं लिए, सरकार उसको गंभीरता से नहीं ली, जिसके चलते बहुत सारे आयोजन होते रहे, शादी ब्याह होता रहा, राजनीतिक आयोजन होता रहा, धार्मिक आयोजन होते रहे, जिसके चलते जो कोरोना जो है व्यापक तौर पर फैल गया, और उसका फैलने का जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग थे। तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से अगर मेरे आम जनमानस तक आवाज जा रही है तो मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जैसा आपने दूसरा गलती कोरोना के दूसरे कार्यकाल में किया, वो तीसरे कार्यकाल में ऐसा कभी भी गलती ना करें जिससे हम तीसरे लहर का शिकार हो। हमको जो गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन सरकार ने मिलकर जो तय किया है, निश्चित तौर पर हम उसका पालन ऐसा करें कि सैनिटाइज जो करना है तो करना है, उसमें कोई कारण ना निकाले कि सैनिटाइज नहीं करूंगा तो क्या होगा, मास्क नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, या मैं घर से निकलूंगा तो क्या होगा। हम अपने आप को एक क्वेश्चन में पहले डालते हैं, और क्वेश्चन डालने के बाद हम अपना उत्तर खुद देते हैं, उसके बाद कोरोना को बढ़ावा या मौत को अपने गले लगाने का काम जो हम लोगों के द्वारा जो किया जाता है, उसके लिए निश्चित तौर पर हम खुद स्वयं जिम्मेदार है। हर चीज को सरकार के ऊपर नहीं डाला जा सकता कि सरकार ही हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब देखेंगे कि आपने जज्बा में जो मेरे से पहले क्वेश्चन किया तो मैं क्षमा चाहूंगा, उसका पूरा उत्तर आपको नहीं बता पाया था कि मेरे को बहुत सारी जो मन में आई जो भावना है, उसके पीछे मैं कुछ रीजन आपको बता दूं कि मैं देख रहा था कि हम लाखों लोग कोरोना से पीड़ित है, करोड़ों लोग कोरोना से पीड़ित हैं, उसके बाद लोग यहाँ मर रहे हैं, कोरोना का इलाज नहीं है, उसकी दवाई नहीं बना है, वैक्सीन नहीं बना है अभी तक के कि जो कोरोना को पूरी तरीका से ठीक कर दे। सिर्फ एक वैक्सीन बना था जिनको रोकथाम किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर नहीं है, मनुष्य डॉक्टर नहीं है, इंसान डॉक्टर भी है, उन्होंने अपने सब काम को छोड़ करके हम लोगों का सेवा के लिए उन्होंने अपने फर्ज निभाए, और डॉक्टर को भी मालूम है कि इसका इलाज नहीं है, मैं इनके संक्रमण के चपेट में आ सकता हूँ। तो जो कोरोना के पेशेंट के बीच में 24 घंटा रह करके उनका सेवा किया, तो हमारा सेवा उनके सामने बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है। जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने पुलिस के हमारे कर्मी हैं, मैंने अपने आंखों से देखा अच्छे अच्छे थानेदारों को, टीआई को उस कोरोना के चपेट में आते सिर्फ हम लोगों की सुरक्षा करते करते मौत के मुंह में समा गए।
उन्हीं के भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी है। तो जब ये लोग ऐसे कर सकते हैं जो हमारे देश में इतने सारे जिम्मेदार हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी धर्म से जुड़ते हो, किसी समाज से जुड़ते हो, तो आपका एक दायित्व तो बनता है। आप किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ, आप बाइबिल पुराण पढ़ के देख लीजिए, उसमें सिर्फ 2 लाइन लिखा हुआ है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख दिन है सुख उपजे, दुख दिन है दुख हो। इससे बड़ा ना कोई पुण्य है और इससे बड़ा ना कोई पाप है। अगर हम किसी को, हम आपके द्वारा या किसी अन्य लोगों के द्वारा अगर किसी को तकलीफ पहुंचता है तो बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कई लोगों की जान चली गई, कई लोग इस कोरोना के दायरे में आ गए हैं। और अब देवेंद्र गोस्वामी जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवा भी करते हैं, आप कबीर पंथ से भी जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, मदद करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के सचिव होने के नाते इस महामारी के दौरान राज्य सरकार ने जो प्रयास किए कोरोना को दूर करने के लिए, आम जनता को सुरक्षित करने के लिए, उससे आम जनता को कितना लाभ मिला है? निश्चित तौर पे मैं यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि होने के भी नाते मेरे लिए एक छोटा सा चुनाव भी लड़के मैं जनप्रतिनिधि बना, तो मुझे लगा कि एक वार्ड में इतने सारे पब्लिक जनता जब परेशान है भोजन के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, तो लगातार हम लोगों ने हेल्थ मिनिस्टर से, टीएस बाबा साहब से भी, जब वैक्सीन की जब पारी आती थी कि वैक्सीनेशन में कमी होता था, तो हम उनसे बात करते थे। हम छोटे से जिला मुंगेली में बैठे हैं और एक उनके कार्यकर्ता के रूप में हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ा तो माननीय टीएस बाबा साहब फोन रिसीव किया और रिसीव करके हमारे जो शंका होता था और उनका समाधान करते थे कि हम लोगों को क्या क्या सुविधा मुहैया कराएं। हमको यहाँ तक के जानकारी दिया गया था कि आपको वैक्सीन की कमी होती है तो कैसे प्रोवाइड करना है, लोगों को कैसे लाइन में लगाना है, लोग संक्रमित कैसे मत हो, इन सभी बातों को बताते हुए जानकारी दिया। तो हम लोगों ने, राज्य सरकार ने सारे जितने डिस्ट्रिक्ट के जो जिला के जो सीएमएचओ हैं, हेल्थ ऑफिसर हैं, और उनको पूरे डॉक्टर की टीम को यह बता दिया गया था कि रात में दिन 24 घंटा आपको कहीं पर भी हमारे जो जिले के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जो समाज सेवी है, उनका कहीं कॉल आता है तो आप उनको मदद करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, जो आदमी पीड़ित है उनको आप भर्ती करेंगे। ये सब पूरी बातें उन्होंने ये सब सिस्टम में रख दिया था जमीन स्तर पे। उसके बाद जब पारी आई कि लोग जब पलायन होकर के दूसरे राज्यों से दिल्ली बॉम्बे कमाने खाने गए थे दूसरे घर पे, जब वो लोग आए तो जिले में कैसे उनको एंट्री करना है, कैसे उनका टेस्ट हो, इन सभी बातों का सरकार ने ध्यान रखा। लोग जो जैसे कोटा के स्टूडेंट जो हैं, राजस्थान कोटा में जो भर्ती थे, तो आप देखे होंगे माननीय भूपेश बघेल जी ने 11-11 बसें भेज करके उन बच्चों को लाने की व्यवस्था की है। अभी राशन की परेशानी ना हो करके 56 लाख परिवार को 2 महीने का राशन जो है उन्होंने मुफ्त में अवेलेबल कराया, और उसके बाद 20 लाख लोगों को जो है राजीव गांधी न्याय योजना के तहत लोगों को डायरेक्ट नगद पैसा प्रोवाइड किए। तो निश्चित तौर पे एक संवेदनशील सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए, उसमें सरकार ने बिल्कुल कहीं पर कोताही नहीं बरती, और लोगों को जितना हो सके मदद, चाहे मजदूर हो, प्रवासी मजदूर हो, और छोटे तबके के लोग हो, रिक्शे ठेले वाले हो, सभी को उन्होंने मदद करने का प्रयास किया है। और वो मदद मिली भी है। वो मदद लोगों के लिए इतनी बड़ी मदद थी कि इस कोरोना के समय में जब रोजगार खत्म हो गया, जब लोगों जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा संकट का दौर था, तो मदद उनको मिली है, तो बड़ी राहत भी उनको मिली है। हेमेंद्र गोस्वामी जी, अब सवाल यह भी है कि आप चूंकि सर्व कबीर पंथ समाज से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के आप अध्यक्ष के तौर पर इस संस्था से जुड़े हुए हैं, आप सामाजिक उत्थान के कई काम करते रहते हैं, लेकिन लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये किस तरह की संस्था है, कैसे आप इसमें काम करते हैं, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। हमारा धर्म गद्दी जो है दामाखेड़ा है, और वहाँ मैं जैसे कि पहले बताते हमारे जो आचार्य हैं, जो हम लोगों के सबके आराध्य हैं, पंसे प्रकाश नियाम साहब, वो दामाखेड़ा के आचार्य हैं, वहाँ के हम लोग अनुयायी हैं। और मैं एक मुंगेली जिले का कबीर पंथ समाज का जो अध्यक्ष, तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि कहीं पर भी आप देखेंगे कि दामाखेड़ा में अनवरत सैकड़ों सालों से वहाँ जो लोग भी भूखे प्यासे जाते हैं उनको निःशुल्क भोजन जो है कराया जाता है। तो ऐसी कोरोना की स्थिति में जितने भी लोग जो भूखे हो रहे थे उनको राशन सुविधा उपलब्ध कराना है, तो सरकार हर चीज को, सरकार का एक बड़े स्केल पे काम होता है। ये छोटे छोटे स्केल में जो काम करना है, माइक्रो काम करना है, तो उसको समाज सेवी संस्था किसी धर्म से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। सरकार के पास जो होता है एक बड़ा एजेंडा होता है, अगर वो किसी
लिख तो देंगे तो उनके पास ये नहीं रहेगा योजना कि मैं 5 लोगों को पहुंचाऊं करके। तो ये 5 लोगों और 25 लोगों और 500 लोगों को पहुंचाने का जो काम होता है वो क्षेत्रीय लोगों का होता है, एक समाज के जागरूक लोगों का होता है, और सभी लोग इसको मिल के करने से जो अव्यवस्था जो फैलना रहता है वो रुक जाता है फैलते फैलते। तो उसमें आप चाहेंगे तो कबीरपंथ समाज में जो लिखा हुआ है कि आप लोगों को भूखा ना रखे, भोजन कराएं, तो आप देखिएगा कभी भी हमारा जो दामाखेड़ा है जो धर्म संस्था है वहाँ हजारों लोग और 365 दिन निःशुल्क भोजन करते हैं। जी निश्चित तौर पर, और उसी लाइन पर आप काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है गोस्वामी जी कि किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक घर के लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका भी होती है। वास्तव में प्रेरणा घर से ही मिलती है, ऐसा कहा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? माता पिता का जो संस्कार है, उनका आशीर्वाद है, और आप लोगों के सहयोग से, सभी आम लोगों के सहयोग से जो प्रेरणा मिली, उसमें मैं घर पे भी चर्चा किया। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका एक घर का जो सपोर्ट होता है वो इस काम को आगे करने के लिए प्रेरणा देती है। उससे जैसे हम लोग घर में बैठते हैं और आपस में जब चर्चाएं होती है, और जब मैं बताता हूँ कि बाबूजी हम लोग घर में वही बोलते हैं जो पुराना कल्चर है कि हमने 1000 लोगों को राशन सामग्री भेजा, तो कभी अगर घर वाले बोल देते हैं कि तुम पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो तो मेरी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाता है, लेकिन वहीं पर बोल देते हैं कि बेटा बहुत अच्छा काम किए हो, कि यही आपको लेके जाएगा, यही आपको आगे बढ़ाएगा, यही धर्म है, यही समाज सेवा है। क्योंकि आप जिस समाज में आए हो और उस समाज में रह करके कठिन समय में आप काम किए, उसी को याद करते हैं। शादी पार्टी में तो हजारों लोग खाना खाते हैं और खाना खा के लिफाफा देके चले जाते हैं। और जब मैंने बताया कि हमारे जो टीम में 20 से 25 लोग जुड़े हुए हैं, जो 24 घंटा कहीं से भी फोन आता है, तो एक टोल फ्री नंबर हम लोग दिए हुए थे कि आप इसमें कभी भी आधी रात को फोन कीजिए, एनी टाइम 24 घंटे ये फोन रिसीव होगा। और रिसीव होने के बाद भी उनका नाम पता एड्रेस लिखा जाता था, और उनके यहाँ जिले में कहीं पर भी जब फोन आ जाए उनको पूरा राशन सामान में दाल चावल हरी सब्जी ये पूरा फूड पैकेट बना करके उनके घर तक पहुंचा करके और देने का जो काम किए, उसमें घर की ओर से बहुत सहयोग मिला। घर के सभी लोगों ने उसका भी तारीफ किया। फिर मैं देखा जब दूसरा लहर अभी जब आया तो आप भी लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जानकारी हुई कि जो ऑक्सीजन का बहुत मारामारी था, रेमडेसिविर इंजेक्शन का बहुत मारी था, और कोविड के जितने जो दवा आते हैं उस दवाओं में लोगों को कुछ दवा, छोटा सा दवा कम पड़ गया तो आदमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जाता जी। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बहुत प्रयास किया, और हमारे एक मित्र भी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में, एक नंदू वैद करके हैं यहाँ पर से जो जुड़े हुए हैं, तो 20 ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमको प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको डोनेट किया माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से। बिल्कुल, हमने देखा है कि आपने राशन दिया है, आपने फल दी हैं, सब्जी दी हैं, लोगों को दवाइयाँ दी हैं, जरूरत पड़ने पर आपने ऑक्सीजन भी दी है। लेकिन अभी कोरोना का असर कुछ कम हो रहा है, इससे संकेत तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका है। तो अब आप अपनी इस मदद को, इस समाज सेवा को किस रूप में आगे परिवर्तित करेंगे जरूरत के हिसाब से? तीसरा लहर तो ना, मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ, लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि तीसरा लहर को बचने के लिए जो कोरोना गाइडलाइन के अलावा हम अगर 6 महीना बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, तो अगर हम 6 महीना कोई धार्मिक आयोजन ना करें, हम कोई राजनीतिक रैली ना करें, हम आपस में ना मिले जुले, मिलने के बजाय हम टेलीफोनिक बात कर लें, तो निश्चित तौर पे कोरोना का तीसरा लहर, ऐसा वैज्ञानिकों का भी हम लोगों ने यहाँ पर चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं, हम ज्यादा आइडिया तो नहीं है, तो ऐसा बताते हैं कि तीसरा लहर अगर आप चाहोगे तो नहीं आएगा और आप लापरवाही करोगे तो आएगा। बिल्कुल तो स्वाभाविक बात है कि इसमें हम देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में लगभग कोरोना का जो लहर है और एक 5% के रेशियो में आ गया है। अब देखे होंगे 33% के रेशियो में था, जिसमें दुर्ग और रायपुर जैसे बड़े शहर भी संक्रमित हुए थे, बिलासपुर हुए थे। एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि भयावह को देखते हुए स्थिति जो है, आप शमशान घाट में लोग वहां पर 100 को लाइन लगा करके जाना पड़ा था। अब इतने में अगर लोग नहीं सुधरेंगे जब आप, तो फिर भविष्य में इसका और कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति को देखने के बाद हमको सीख लेनी चाहिए, और सभी चैनलों को बार बार जब दिखा रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है, आपको घर में रहना है, तो हमको घर में ही रहना चाहिए और ये सब सीख को मानना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं हेमंत गोस्वामी जी, क्योंकि ये लोगों पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह से तैयारी रखते हैं। क्योंकि हमने देखा कि पहले हमने ढील की, इसलिए दूसरी लहर ने इतना कहर बरपाया है,
लेकिन तीसरी लहर को आने ही नहीं देना, ये सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। हेमंत गोस्वामी जी, अब सवाल ये भी है कि आप जैसा मदद कर रहे हैं, आप समाज के बीच में जा रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो कुछ करें लेकिन कर नहीं पाते हैं। पता नहीं क्या उनको रोक देती है स्थिति, चाहे परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता या आसपास के लोग का सपोर्ट नहीं मिल पाता या फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती हो, जो भी वजह हो, लेकिन वो मदद करना चाहते हैं। तो उन लोगों को आप कैसे प्रेरणा देंगे कि वो कैसे आगे आए, कैसे शुरुआत करें? जी, बहुत सारे लोगों ने इस बार देखे होंगे, बहुत सारे सामाजिक संस्था ने बढ़ चढ़ के निश्चित तौर पे मदद किया, जिन लोगों से जितना बन पड़ा। पर कुछ लोगों की कुछ मजबूरियां हो जाती है, कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर होते हैं, पर समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं। उनको एक जो बैक सपोर्ट मिलना चाहिए, करने के जो तौर तरीके हो है, वो लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग, मैंने चर्चा भी किया कि आप लोग भी इसमें सक्षम हो और थोड़ा बहुत मदद करें। उनको एक रूपरेखा नहीं मिल पाता कि मदद कैसे करें। तो मैंने कहा कि मदद करने के लिए कोई बहुत बड़ा टीम तैयार नहीं करना पड़ेगा 100-200 लोगों का। आप अगर एक व्यक्ति 5 लोगों को भोजन करा लेते हैं, ये भी मदद की उस श्रेणी में आता है। कहीं पर न कोई लॉज में, संविधान में से कहीं नहीं लिखा है कि आपको 1000 या 10,000 लोगों को खिलाना पिलाना है। आप एक छोटा सा शुरुआत कीजिए, फिर आपको लोगों का थैंक्स आएगा, आपका उत्साह वर्धन होते जाएगा, आपका ऑटोमेटिक पावर। मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ कि हमारे इस जिले में एक व्यक्ति का फोन आया कि भैया आपने 20 सिलेंडर डोनेट किया है और मेरी बहू को ऑक्सीजन सिलेंडर लग सकता है, पर मैं घर में हूँ, लगा नहीं है, आप उनको मदद कर पाएंगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल, उनको आप आधी रात को 2 बजे फोन कीजिएगा और ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है। इतना ही बोला, उनका 2 से 3 दिन बाद फोन आया। इतने में उनका जो सपोर्ट मिला, और सपोर्ट मिलने से उनका हेल्थ जो है वो डेवलप किया। यही शुरुआत होती है हेमेंद्र गोस्वामी जी, और यही मदद अगर लोगों को वक्त रहते मिल जाए तो जान तो बचती ही है, लेकिन दुआएं भी बहुत मिलती हैं। हेमेंद्र गोस्वामी जी, आप ना सिर्फ राजनीतिक हैं, आप ना सिर्फ कबीरपंथ से जुड़े हुए हैं, आप समाज सेवा के तौर पर भी काम कर रहे हैं। आपके इतने सारे कार्यों के लिए आपको साधुवाद है और हम दिल से आपको सलाम करते हैं। इसलिए हम आपकी ना सिर्फ प्रशंसा करते हैं बल्कि आपको हम सम्मानित भी करते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि आप जैसे लोगों को हम यहाँ पर बुलाएं, उनका हम सम्मान करें, क्योंकि आपके काम सराहनीय हैं, लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। मेरा एक निवेदन है, अगर ये चैनल के माध्यम से, आपके स्टूडियो के माध्यम से अगर मेरी बात जा रही होगी, बिल्कुल तो सर, इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है, इसको कांग्रेस और भाजपा और अन्य पार्टी में न ले। कोरोना वैक्सीन जो है ग्लोबल टेंडर जो करके जितना वैक्सीनेशन करा सके अधिक से अधिक लोगों को, जैसे चाइना में इतने लोगों को, हमसे भी जनसंख्या के दृष्टिकोण से वो हमसे भी 10 करोड़ 15 करोड़ ऊपर जनसंख्या है, वो लोग आश्वस्त होकर निकलते हैं, हम लोग उसको चैनलों में देखते हैं। अमेरिका के लोग हमसे भी ज्यादा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मतलब हमें कोरोना से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और देखना यही होगा राजनीतिक दलों का। आप भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमेंद्र गोस्वामी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आपके दी गई जितनी भी प्रेरणादायी बातें हो सकता है उससे लोग क्या प्रभावित हों और आगे आकर आप ही की तरह वो काम भी करें।